विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए संकलित किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कथन और उसका कारण दिया गया है। आपको इसको पढ़ के कूट के अकॉर्डिंग सही आंसर देना है। तो कथन ए, सीधा ढाल डब्ल्यू पेंक द्वारा माना हुआ एक प्रकार है। और कारण आर, सीधा ढाल अपर्दन की बढ़ती तीव्रता के कारण विकसित होता है। अगर हम इनकी व्याख्या देखें तो पेंक के ढाल प्रतिस्थापन सिद्धांत के अनुसार तीव्र उत्थान की अवस्था में नदी अपर्दन की अधिक तीव्रता के कारण उत्तल ढाल का विकास होता है। स्थिर उत्थान की अवस्था में सीधा ढाल विकसित होता है और जब उत्थान घटते दर से होता है तो अवतल ढाल का निर्माण होता है। इस प्रकार कारण कथन ए तो सही है परंतु कारण आर गलत है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कथन और एक कारण दिया गया है, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ के कूट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो कथन ए, ज्वालामुखी मिट्टियां प्रायः उर्वर होती हैं, तो बिल्कुल सही है। और कारण आर, उद्वेलन की उष्मा ऐसी मिट्टियों को उर्वरता प्रदान करती है। तो उद्वेलन की उष्मा का ज्वालामुखी मिट्टियों की उर्वरता से कोई संबंध नहीं है, अतः इसका कथन आर असत्य है। ज्वालामुखी मिट्टियों की जल धारण क्षमता अधिक होती है, अतः ये मिट्टियां शुष्क कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। इस प्रकार इसका कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। हम आगे के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न, कथन ए, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप के यूरेशियाई भूखंड से कटने के फलस्वरूप हुई है, टक्कर के फलस्वरूप हुई है। तो हाँ ये सही है। हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने के फलस्वरूप हुई है, क्योंकि ये मोड़दार पर्वत है हिमालय, तो इन दोनों प्लेटों के फलस्वरूप इसमें मोड़ पड़ा है टेथिस सागर में और हिमालय की उत्पत्ति हुई है। इसका कारण आर देखें तो कारण आर है, भूपर्वतीय प्लेटों का आविष्करण प्रायः पर्वत निर्माण से संबंध है। तो बिल्कुल प्लेटों का आविष्करण जब होता है, दो प्लेटों का आविष्करण होता है तो मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, केंद्रीय ज्वालामुखी का उद्गार होता है और गर्तों का निर्माण होता है। इस प्रकार कारण ए, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए को अगर देखें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें है कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो आप ऑप्शन ए को देखें और ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो 4 युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, एन स्ट्रॉलर, पेडी प्लेन। तो एन स्ट्रॉलर ने पेडी प्लेन शब्द नहीं दिया है, बल्कि पेडी प्लेन शब्द किंग महोदय ने दिया है। पेडी प्लेन किंग महोदय का है। ऑप्शन बी, डब्ल्यू एम डेविस पेनी प्लेन। तो डब्ल्यू एम डेविस ने पेनी प्लेन शब्द दिया है। डेविस का जब अपर्दन चक्र पढ़ते हैं तो आपने पेनी प्लेन शब्द सुना होगा। ऑप्शन सी, एलसी किंग को इसमें पैन प्लेन से मिलाया है, जबकि क्रिकमे ने पैन प्लेन शब्द दिया था, तो सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, एच.सी. क्रिकमे और इसको ढाल संतुलन से मिलाया गया है, तो क्रिकमे ने जैसे कि पहले भी बताया हुआ मैंने कि पैन प्लेन शब्द दिया, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि डेविस ने पेनी प्लेन शब्द दिया। तो बिल्कुल सही है, डेविस ने पेनी प्लेन शब्द दिया, तो आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, इस प्रश्न में 2 सूचियां दी गई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में सिद्धांत या फिर परिकल्पनाएं हैं और दूसरी तरफ सूची 2 में कि सिद्धांत से संबंधित पक्ष है कि सिद्धांत किस पक्ष की व्याख्या करता है। तो पहला ए, भू अभिनतिक सिद्धांत। तो भू अभिनतिक सिद्धांत कोबर महोदय का है, जो पर्वत उत्पत्ति के संबंधित सिद्धांत दिया गया है। तो भू अभिनतीय सिद्धांत आप पर्वत निर्माण से लगा देंगे, तीसरे से आप मिला देंगे। और ऑप्शन बी, चतुष्फलक परिकल्पना लुथियन ग्रीन महोदय का है, जिसमें महाद्वीप या महासागरीय नितल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो आप इसे चौथे से मिला देंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि महाद्वीपों या महासागरीय वेशनों की उत्पत्ति। सी,
सी को देखें तो इसमें लिखा हुआ है स्थिर तरंग सिद्धांत। स्थिर तरंग सिद्धांत हैरिस महोदय का है, जो ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। तो आप इसको पहले से मिला देंगे, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से आप मिला देंगे। और डी अवतलन सिद्धांत। अवतलन सिद्धांत डार्विन महोदय का है, जो प्रवाल भित्ति तथा एटॉल की उत्पत्ति से संबंधित है। तो आप इसको दूसरे से मिला देंगे, प्रवाल उत्पत्ति और प्रवाल द्वीप वलयों की उत्पत्ति। इस प्रकार इसका कूट को देखें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को पहले से और डी को दूसरे से मिलाया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, झीलमाला और गिरिताल के बीच मुख्य अंतर यह है कि झीलमाला, तो इसको बताना है आप चारों ऑप्शंस को पढ़िए और इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि झीलमाला हिमानी सोपान मार्गों से संबद्ध है, जबकि गिरिताल सर्क से संबद्ध होती है। तो जो हिमानी सोपान मार्ग होते हैं उन सोपानों में झीलमाला का निर्माण होता है। इसे पोस्टर नॉस्टल झील भी कहते हैं। और गिरिताल जो सर्क होता है, आरामदायक कुर्सी, उसमें जब उसका बर्फ पिघल जाता है और उसमें पानी भर जाता है तो उसको गिरिताल कहते हैं, वो झील बन जाता है। इस प्रकार इसका आंसर सी सही हो जाएगा, विकल्प सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, सूची 1 और सूची 2, इसमें 2 सूचियां दी गई हैं। सूची 1 में विशिष्टताएं हैं और सूची 2 में क्षेत्र है। आपको बताना है कि किस प्रकार के क्षेत्र में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन ए देखें, अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप। तो अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप प्रायः प्रायद्वीपीय भारत में पाया जाता है। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप वो होता है कि जिसमें नदियां अपना मार्ग कभी परिवर्तित नहीं करती हैं। हम साउथ इंडिया की नदियों को ले सकते हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और चंबल और बनास को भी ले सकते हैं। तो आप इसको 1 से मिला देंगे, प्रायद्वीपीय भारत। और बी को देखें, पूर्ववर्ती अपवाह। पूर्ववर्ती अपवाह हिमालय क्षेत्र की सतलज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं। ऐसी अपवाह प्रतिरूप जो भू आकृति के उत्थान के पहले जिस ढर्रे पे चली आ रही नदियां उसी मार्ग का अनुसरण करती हैं। तो आप इसे दूसरे से मिला देंगे, हिमालय क्षेत्र। और सी जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम को आप 5वें से मिला देंगे, ऊपरी वायुमंडल कटिबंध। और अंत में डी है अंतः प्रवाह। आप अंतः प्रवाह को मरुस्थलीय क्षेत्र से मिला देंगे, तीसरे से मिला देंगे। इस प्रकार इसके कूट को देखेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, जिसमें ए का पहला, बी का दूसरा, सी का 5वां तथा डी का तीसरा है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखें। प्रश्न, इसमें 4 कथन दिए गए हैं। आप चारों कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और कूट का प्रयोग करके आप सावधानीपूर्वक उत्तर देंगे। तो पहला, मध्यम भूकंप रचनात्मक प्लेट सीमाओं पर उत्पन्न होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, मध्यम भूकंप रचनात्मक प्लेट सीमाओं पर ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा, अल्प परिणाम वाले भूकंप संरक्षी प्लेट सीमाओं पर उत्पन्न होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। संरक्षी प्लेट सीमाओं पर 2 प्लेटों के आपस में घर्षण के कारण अधिक एवं अत्यधिक परिणाम वाले भूकंप उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार कथन 2 असत्य हो जाएगा। कथन 3, विध्वंसक भूकंप विनाशात्मक प्लेट सीमाओं पर उत्पन्न होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। और चौथा देखें तो तीव्र भूकंप संरक्षी प्लेट सीमाओं पर रूपांतरण भ्रंशों के रचना के साथ उत्पन्न होते हैं। तो चौथा भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी जिसमें दिया हुआ पहला, तीसरा और चौथा, तो इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी निक्षेपण स्थलाकृति हिमनदों द्वारा बनती है? तो 4 स्थलाकृति दी गई हैं, टोपोग्राफी के नाम दिए गए हैं। पहला रॉस मुटानी, दूसरा हिमानी धौत मैदान, तीसरा एस्कर और चौथा यू आकार की घाटियां। तो चारों ही हिमनदों द्वारा बनती हैं और बताना है कि कौन सी निक्षेपण स्थलाकृति है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, अर्थात हिमानी धौत मैदान, जिसे आउटवाश प्लेन भी कहते हैं, आउटवाश प्लेन। और तीसरा एस्कर भी निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। एस्कर वैसे ही होता है जैसे नदियां अपने निक्षेपण के द्वारा तटबंध बनाती हैं, वैसे ही हिमानी भी अपने निक्षेपण के द्वारा एस्कर बनाती है, उसी तरीके से होता है आउटवाश। और अगर हम दूसरे को देखें हिमानी धौत मैदान, तो ये आउटवाश मैदान होता है
जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। बाकी रॉस मुटानी और यू आकार की घाटी ये दोनों ही हिमानी की अपरदन क्रिया द्वारा बनती हैं।